कॉमन ये सिम्टम है इम्पल्सिविटी का, कि जिसमें सब कुछ मूड के मुताबिक और मूड फिर जो जो ख्यालात आने दे रहा होता है या जो जो उसका दिल चाह रहा होता है उस तरह से हम फॉलो कर रहे होते हैं। और इसका बहुत ही गहरा ताल्लुक होता है हमारे ब्रेन के साथ। ब्रेन के भी दो हिस्से हैं, एक ब्रेन जो है उसे लॉजिकल ब्रेन कहते हैं और एक ब्रेन है जिसे इमोशनल ब्रेन कहते हैं। आंखों से नीचे वाला जो हिस्सा है इसको इमोशनल ब्रेन कहते हैं, एनिमल ब्रेन भी कहते हैं। और आंखों से ऊपर वाला जो हिस्सा है वो लॉजिकल ब्रेन या ह्यूमन ब्रेन इसको कहा जाता है। तो ये जो इम्पल्सिव थॉट्स आना या इम्पल्सिविटी का बढ़ जाना, ये सारा जो है प्रोसेस ये ह्यूमन ब्रेन नहीं बल्कि एनिमल ब्रेन या इमोशनल ब्रेन में ये सब कुछ प्रोसेस हो रहा होता है। अब हमारे इमोशनल ब्रेन में हमारे मूड्स होते हैं, हमारी क्रेविंग्स होती हैं, हमारी अर्जेस होती हैं, सब कुछ हमारे इमोशनल ब्रेन में शामिल होता है। और ये जितने भी हमारे एडिक्टिव बिहेवियर्स होते हैं ये भी इमोशनल ब्रेन में ही पलते बढ़ते हैं। और यहीं से ही फिर ये जो ख्यालात आते हैं कि ये कर लो वो कर लो, ये सारा हमारा इमोशनल ब्रेन जो है वो हमें मैसेजेस दे रहा होता है। अब इसमें जो अहम बात है वो ये कि इमोशनल ब्रेन को तगड़ा क्योंकि उसको समझा जाता है और होता भी बहुत स्ट्रांग है, बड़ा इसकी में ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा होती है। तो जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं कि किस तरह से हमने इमोशनल ब्रेन की बजाय ह्यूमन ब्रेन या लॉजिकल ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करना है, तो कुछ खास तरीके होंगे कि जिसके थ्रू हमें ट्रेनिंग अपने ब्रेन को देनी है। इम्पल्सिव बिहेवियर्स की अगर हम बात करें कि किस किस तरह से हो सकते हैं, तो इसमें जो कॉमन इम्पल्सिव बिहेवियर्स हैं वो जो सबसे टॉप पे हम समझेंगे वो है ड्रग अब्यूज़। ये एक इम्पल्सिव बिहेवियर होता है और यूजुअली जो मूड मिजाज के मसाइल के अफराद होते हैं उनके मिजाज में एक इम्पल्सिविटी होती है, कुछ एक लहर सी उठती है, ख्याल आता है और दिल करता है कि फ़ौरन उस पर अमल किया जाए। और अमल करते हैं तो फिर उसके बाद एक रिलीफ मिलता है कि मैंने ये काम कर लिया है। और इसके इम्पल्सिविटी के दो आप कह लें कि हिस्से हैं, दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। एक तो ये कि ये रैपिड होते हैं, ये रिएक्शंस अनप्लान्ड होते हैं, आप उस तरह से प्लान नहीं करते कि अभी हम ये करेंगे। दूसरा इसका पार्ट ये है कि आपका कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में भी उस वक्त इतना ज़्यादा ख्याल नहीं होता कि ये जो मैं करूँगा उसके नतीजे क्या होंगे, खासतौर पर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस का तो उस वक्त ख्याल नहीं रहता। उस वक्त जब ये थॉट आती है तो उस वक्त हम ये नहीं सोचते कि अगर आज ये करूँगा तो उसका नुकसान करके भुगतना पड़ेगा। तो बेसिकली अगर हम इम्पल्सिविटी को डिफाइन करें तो ये दो चीज़ों पर मुश्तमिल है। एक तो ये कि रैपिड अनप्लान्ड रिएक्शन होते हैं, बगैर कोई मनसूबाबंदी के आप रिएक्ट करते हैं। दूसरा, आपको नतीजे की भी कोई परवाह नहीं, खासतौर मनफी नतीजों की उस वक्त ख्याल नहीं आता कि ये करूँगा तो क्या नहीं। तो उसमें जैसे टॉप पे मैंने बात की कि ड्रग अब्यूज़ एक बड़ी कॉमन इम्पल्सिव बिहेवियर की एग्जांपल है। कि बहुत से अफराद बल्कि जितने भी ड्रग एडिक्ट्स हैं, अगर हम उनसे पूछें कि क्या आपने उस वक्त कभी सोचा था पहला नशा या पहली सिगरेट लेने या पहला ड्रिंक करने से पहले कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, या आप एक दिन एडिक्ट बन सकते हैं, या एक बीमारी लाक आपको हो सकती है ड्रग एडिक्शन की। तो सबका जवाब यही होता है कि नहीं, उस वक्त कभी ये ख्याल नहीं आता, उस वक्त कभी कोई फैमिली के बारे में नहीं सोचता, उस वक्त कभी कोई फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता, उस वक्त कभी अपने करियर की फिक्र नहीं होती, अपनी सेहत की फिक्र नहीं होती, ना ही ये कभी ख्याल आता है कि ये फाइनेंशियली मुझे इससे कोई नुकसान होगा या मैं जेल जा सकता हूँ या इवेंचुअली जो एक्सीडेंट हो सकता है, उस वक्त ये ख्याल नहीं आता। तो एक तो कॉमन एग्जांपल है ड्रग अब्यूज़ की। दूसरी एग्जांपल है शॉपिंग की। इम्पल्सिव शॉपिंग भी एक बड़ा सीरियस इशू अब तो है, बहुत ज़्यादा बनता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से हमें एक्सपोजर मिलता है, जितनी ज़्यादा शॉपिंग एवेन्यूज़ हमें मिल रहे हैं, उस तरह से ये इम्पल्सिव शॉपिंग भी बहुत ज़्यादा आम है। और ज़्यादातर लोग जो कि अपने मूड को संभालने में जिनको मुश्किलें आती हैं, उनके साथ ये मसला भी साथ ज़रूर होता है इम्पल्सिव शॉपिंग का। और वो कई दफ़ा करते हैं इसीलिए कि उनका उससे मूड ज़रा बेहतर वो महसूस करते हैं। और इम्पल्सिव शॉपिंग में भी अगेन आप सेविंग्स की परवाह नहीं करते, आपको बस उस वक्त वो चीज़ अच्छी लग रही होती है और उस वक्त आप कहते हैं बस अभी लेट में कहीं देखना जाए, या उस वक्त नहीं ख्याल होता कि अभी नई मिली, अभी सैलरी मिली है तो मैं इसको ज़रा सोच समझ के खर्च करूँ। और ये शॉपिंग की एडिक्शन भी यहीं से ही फिर जन्म लेती है। ये जितनी भी हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे इम्पल्सिव बिहेवियर्स की, तो वो आगे चलकर वो एडिक्शन की सूरत इख्तियार कर सकती हैं। जैसे शॉपिंग एडिक्शन एक रियल इशू है, बाकायदा लोग लाखों खर्च कर लेते हैं चंद मिनट्स में ही इसकी वजह खर्च कर देते हैं, उजाड़ देते हैं, बिल्कुल ऐसे। और जब नहीं खर्च कर रहे तो वो अपने मूड में थोड़ा सा डाउनर महसूस करते हैं
और उदासी, और उनको लगता है कि शॉपिंग करनी चाहिए। तो एक तो इसकी एग्जांपल है इम्पल्सिव बिहेवियर्स की शॉपिंग। दूसरा जो एक्सप्लोसिव एंगर है, ये भी इम्पल्सिव बिहेवियर की एक एग्जांपल है कि जिसमें आप बगैर सोचे समझे गुस्सा करते हैं या अग्रेशन शो करते हैं, लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं, चाहे रिश्तों में या चाहे बाहर कहीं कहीं भी जा रहे हैं। तो वहाँ पर कई दफ़ा बगैर सोचे समझे हम लड़ पड़ते हैं, पुलिस वाले से लड़ाई कर ली या किसी और अथॉरिटी से, कहीं ऑफिस में है, कहीं तो वहाँ दफ्तर में लड़ाई झगड़ा कर दिया। ये भी एक इम्पल्सिविटी की एक शक्ल है, और जो कि एडिक्शन का ही रूप इख्तियार कर लेती है आगे चल, क्योंकि एंगर भी एडिक्टिव होता है। उसमें भी आपको जब तक आप गुस्सा निकालते नहीं हैं किसी पर या दिखाते नहीं हैं, तब तक आपको कुछ विड्रॉल से होते रहते हैं, कुछ क्रेविंग सी होती रहती है कि मुझे निकालना है किसी तरह से गुस्सा, और अभी निकालना है। वेट नहीं किया जाता। इम्पल्सिविटी का मतलब ये है कि आप वेट नहीं कर सकते, और जो लोग इम्पल्सिव होते हैं वो उनके अंदर वो पेशेंस थोड़ी मुश्किल से डेवलप होती है। इसके अलावा जो इम्पल्सिव बिहेवियर है उसमें गैम्बलिंग शामिल है कि आप उस वक्त बस उसी वक्त का मज़ा आपको चाहिए होता है। उस वक्त ये आप नहीं ख्याल करते कि मैं सारा का सारा इसमें जो है वो मेरे जितनी भी जमा पूंजी है वो सब खर्च हो सकती है। उसी वक्त का जो है वो आपको मज़ा चाहिए होता है। इसके अलावा इनफिडेलिटी जो है, इसको भी इम्पल्सिव बिहेवियर्स में शामिल किया जाता है। इनफिडेलिटी को हम इस तरह से आसान अल्फाज में कहेंगे अपने पार्टनर के साथ चीट करना, या बहुत ही अल्फाज में बेवफाई इसका मतलब होता है, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाना, या आप ऑलरेडी कहीं किसी के साथ कमिटेड हैं तो उसके अलावा किसी और के साथ भी ऐसा कोई रिश्ता डेवलप करना। और जो जिनके साथ इनफिडेलिटी का जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो शुरुआत इम्पल्सिविटी से ही करते हैं कि किसी से मिलते हैं और बस कोई अच्छा लगता है और उसके साथ बातचीत आगे बढ़ जाती है, और उस वक्त ये नहीं सोचते कि अगर मेरे पार्टनर को ये पता चल जाएगा तो क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस उस वक्त वो अंदाज़ा नहीं होता, और यहीं से फिर वो आगे सिलसिला शुरू होता है। तो ये भी इम्पल्सिविटी की एक शक्ल है। इसके अलावा बिंज ईटिंग को भी इम्पल्सिव बिहेवियर की एग्जांपल हम कहेंगे। बिंज ईटिंग से मुराद है बहुत ज्यादा एक वक्त में खा लेना और फिर बाद में परेशान होते थे। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है कि हाथ नहीं रुकता, उस वक्त बस खाना है। और ये बहुत कॉमन है, बल्कि आजकल अक्सर शायद इफ्तार में आपने भी बहुत से लोगों को देखा होगा कि हर रोज़ लोग पेट पकड़ के बैठ जाते हैं कि आज थोड़ा ज़्यादा खा लिया या आज पानी ज़रा ज़्यादा पी लिया, लेकिन अगले दिन फिर वही हो रहा होता है कि हाथ नहीं रुक रहा होता। और ज़्यादातर लोग जो है वो उनमें से फूड एडिक्शन का शिकार ऑलरेडी होते भी हैं। तो ये बिंज ईटिंग का भी जो मसला है वो आगे चल कर फूड एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, और वहाँ से फिर ओबेसिटी और ये ओवरवेट होना और ये सब शामिल होता है। तो ये भी एक इम्पल्सिव बिहेवियर है। बहुत से लोग को भूख नहीं लगी होती, लेकिन क्योंकि सामने ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं, ऑलरेडी खाना खाया भी होता है, लेकिन बाहर जाते हैं और फिर देखते हैं कुछ ऐसी चीज़ें अगर अवेलेबल हैं तो वो फिर वहाँ पर भी हाथ नहीं रोक पाते। तो बिंज ईटिंग भी एक बाकायदा इम्पल्सिव बिहेवियर में शामिल होता है। इसके अलावा ये जो क्विट करना, अचानक से रिश्ते को क्विट करना, जॉब को क्विट करना, कोई बिजनेस शुरू करना अचानक से और फिर यह ख़त्म कर देना, पार्टनरशिप एकदम से ख़त्म कर देना, ये भी इम्पल्सिव बिहेवियर्स में आती है। जैसे कि बहुत से अफराद जो है वो रिश्ता कोई बना लेते हैं या इवन शादियाँ तोड़ देते हैं अचानक से, या तलाक का फैसला बाद में पछताना पड़ता है, उसको ख्याल नहीं आया, एक गुस्से की सूरत में निकल गया। तो इसको भी हम इम्पल्सिव बिहेवियर्स कहेंगे कि उस वक्त बगैर सोचे समझे कि इसके नतीजा क्या निकलेगा, लोग जॉब छोड़ देते हैं कि बस अब मैंने नहीं करनी है, इन द हीट ऑफ द मोमेंट, या उस वक्त किसी बात के हवाले से बड़ा सा फैसला करते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो ये सारी जितनी भी मैंने एग्जांपल डिस्कस की हैं ये इम्पल्सिव बिहेवियर्स में शामिल होती हैं, और ये सारी ऐसी चीज़ें कि जो कि आगे जाकर एडिक्शन में बदल सकती हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस इशू को डिस्कस करना जब हम मूड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये जो मूड मिजाज के मसाइल हैं उसमें भी एक रिएक्टिविटी होती है कि आप खुश हैं तो आपको फ़ौरन पे खुशी मनानी है, चाहे वो किस तरीके से, चाहे वो वन मीटिंग से खुशी मनानी है या पार्टी करने से मनानी है, वो भी एक इम्पल्सिव बिहेवियर होते हैं कि मैंने अभी एक्सप्रेस करना है। इसके अलावा एक और जो इम्पल्सिव बिहेवियर है वो है सेल्फ हार्म, कि बस उस वक्त ख्याल आया, यानी जितनी भी ये जो सुसाइडल अटैम्प्ट्स होती हैं वो कोई उनमें से ज़्यादातर अटैम्प्ट्स जो है वो कोई सोची समझी तरीके से नहीं की जाती है, वो सिर्फ इन दी हीट ऑफ द मोमेंट जो है वो आप एक फैसला करते हैं कि आप उस
तकलीफ में ज़्यादा देर अपने आप को नहीं रख पा रहे, फ़ौरन एक फ़ैसला करते हैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का या फिर कोई अपने आप को नुकसान पहुंचाने का। तो ये भी एक इम्पल्सिव बिहेवियर है जो कि आगे चलकर एडिक्टिव हो सकता है, क्योंकि सेल्फ हार्म जो लोग करते हैं या रिस्क लैशिंग करते हैं या सिर्फ अपने आप को कोई ना कोई हार्म करते रहते हैं, बहुत से लोग हैं जो रिस्ट लैशिंग से मुराद रगों को या हाथ रगों पर को वो काटना या कट्स लगाना जैसे नौजवान बच्चे बच्चियां घरों में, खासतौर पे लड़कियां, बिल्कुल। और इसके हवाले से घर वाले ये सोचते हैं कि वो फलां बात नहीं मानी थी तो उस वजह से हुआ है। तो दरअसल क्या ये पीछे एक जहन की बीमारी और बीमार रवैये हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि खुद को नुकसान बस पहुंचाना है, और वो फौरन उस वक्त ये ख्याल आया कि बस मैंने पहुंचाना है और उस पर अमल करना है, ये नहीं सोचना कि इसका आगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, और ये कर करके कई दफ़ा वो एडिक्टिव बन जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी फिर बन जाते हैं कि अपने आप को बस कुछ ना कुछ, जैसे सुइयाँ चुभोना, सेफ्टी पिन चुभोना, ये बाकायदा एक आदत बन जाती है लोगों की, उनको अच्छा लगता है कि सेफ्टी पिन सिर्फ से अपने हाथ के साथ बस चुभो के जो है वो उसको रखा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बेसिकली इसके पीछे तो मूड प्रॉब्लम्स ही हैं, और कहीं ना कहीं वो एक मज़ा मिल रहा होता है ये सारे काम करने का। जितनी भी हमने बात की है, ड्रग करना या इवन गुस्सा करना या गैम्बलिंग करना या बिंज ईटिंग करना या अपने आप को अजियत पहुंचाने का कोई भी रवैया जो भले छोटा नज़र आए या बड़ा हो, इसको सीरियसली लेना चाहिए अगर हमें अपने इर्द गिर्द या अपने आप में ये रवैये नज़र आते हैं। क्योंकि आमतौर पे बिंज ईटिंग को उतना बुरा नहीं समझा जाता या ज़्यादा खाने पीने को, जितना रिस्ट लैशिंग या कलाई को काटने के हवाले से फ़िक्रमंदी। लेकिन बिंज ईटिंग भी तो आपसे बात करते मेरे समझ में आ रहा है कि उसी तरह एक सेल्फ हार्मिंग का रवैया है, एक अपने आप को तकलीफ़ देने और अजियत पहुंचाने का रवैया है, जिससे ये लगता है कि आज की कुछ तकलीफ़ कम हो गई है लेकिन आगे मसाइल बढ़ जाए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये सारी एडिक्शन अगर ये सारी बन जाती है तो इवेंचुअली तो वो तकलीफ पे अमल ही होता है। और अगर मैं आपको इम्पल्सिविटी का साइकिल समझाऊं तो उसमें भी यही है कि शुरू में एक लहर सी आती है और वो एक प्रेशर बिल्ड होता है कि मुझे ये काम करना है, फिर आप प्लान करते हैं कि मुझे अभी ये फ़ौरन काम करना है। जब आप कर जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए आपको रिलीफ मिलता है कि हाँ बड़ा मज़ा आया, लेकिन इवेंचुअली जो लास्ट स्टेज होती है वो ये होती है कि आपको थोड़ा गिल्ट भी होता है, और गिल्ट के बाद दोबारा से, यानी एक विशियस साइकिल है जिसमें हम फंस जाते हैं कि पहले मिजरी होती है, अजियत होती है, अंदरूनी तकलीफ होती है, जिसको ठीक करने के लिए कोई ना कोई रवैया जहन में आता है। जब कोई वो करता है तो वक्ती तौर पर उसे उस अजियत से निजात मिलती है, लेकिन कुछ ही देर में मिजरी एक या एक से ज़्यादा शक्लों में लौट के आना शुरू हो जाती है, और इसी तरह ये मामला ओवर एंड ओवर चलता है। और फिर गिल्ट जब डेवलप होता है कि ये मैंने क्या किया, तो कई दफ़ा गिल्ट को ख़त्म करने के लिए फिर से एक नई इम्पल्स भी डेवलप होती है। जैसे अगर हम ड्रग अब्यूज़ की बात करें तो बाज़ औक़ात जब जो लोग ड्रग्स शुरू करते हैं लेना, तो उस वक्त तो मज़ा आता है, लेकिन बाद में कुछ गिल्ट सा भी होता है, और उस गिल्ट से भी वो तंग आकर दोबारा से उस गिल्ट को नम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए, दोबारा से वो भुलाने के लिए दोबारा से भी ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। शॉपिंग में भी यही होता है कि मूड बेहतर नहीं हो रहा, गिल्ट आ रहा है, तो लो हो रहा है, बुरा लग रहा है, और उस बुरे फीलिंग को कम करने के लिए दोबारा से वो उसी तरह के इम्पल्सिव बिहेवियर्स में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये एक विशियस साइकिल है जिसमें हम जो है वो फंस जाते हैं। तो मूड प्रॉब्लम्स को जब हम मैनेज करते हैं तो इस इम्पल्सिविटी को भी मैनेज करना ज़रूरी है, क्योंकि इम्पल्सिविटी को अगर आम अल्फाज में कहें तो क्विक फिक्स भी है, अभी के लिए बस देखना होता है। और ये जो इम्पल्सिव लोग होते हैं वो रहते ही बस अभी में हैं कि आज के मज़ा बस देख लो, बाद में देखी जाएगी, कल आए तो सही, इस तरह की सोचें जो है वो पीछे कारआमद होती है। आपकी बात सुन के ये वाज़ेह भी होता है कि मूड का मसला सिर्फ मूड का मसला नहीं है, बल्कि इसमें और बहुत से मसाइल इसके अंदर छुपे हुए हैं। आसानी से समझने के लिए इसे मूड स्विंग या मूड के मसले के तौर पर लेबल किया जाता है। दरहकीकत तो ये सम टोटल है, एक यूनियन है बहुत से मसाइल की, जिनमें से आज हम इम्पल्सिविटी और इम्पल्सिव बिहेवियर्स पर बात कर रहे हैं। और आपने ये भी बताया कि यही बिहेवियर जब ओवर एंड ओवर अगेन होते रहते हैं तो एक एडिक्टिव पैटर्न डेवलप हो जाता है, जिसमें अजियत कम होने का उस शख्स को
इल्यूजन मिलती रहती है, नुकसान उसका होता रहता है, उसके लव्ड वंस इस सारी सूरत हाल को देख के कुड़ते भी रहते हैं और तकलीफ़ भी उठाते रहते हैं। उसको मना किया जाता है तो दिमाग में ख़राबी की वजह से उसे समझाया भी नहीं जा सकता, उल्टा ऐसी गुफ्तगू के नतीजे में कुछ चपकलिश, कुछ नाराज़ी, कुछ इस तरह के मामलात भी होते हैं और ऐसा चलते चलते ज़िंदगी आगे बर्बाद होती रहती है। तो इसका तो मतलब ये भी है कि मूड के मसाइल को इतना कमतर नहीं समझना चाहिए। हमारा एक रुझान ये भी है कि कुछ मसलों को हमने खुद ही अपनी तरफ से बग़ैर किसी डॉक्टर या थेरेपिस्ट से मशवरा किए अपनी अपनी समझ बूझ के मुताबिक बड़ा डिक्लेयर कर रखा है। कुछ मसले इतने बड़े नहीं हैं, तो हमारी दानिश में जो मसले बड़े होते हैं हम उन पर तो जल्दी से कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जो बड़े नहीं होते या अभी उनका एक मोमेंटम डेवलप नहीं हुआ होता, एक क्रिटिकल मास डेवलप नहीं हुआ होता, तो हमने उन्हें पुट ऑफ ही जो है वो हम कहते हैं अच्छा फिर कर लेंगे, अभी कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन आपके बताने से तो ये लग रहा है कि ये सारी चीज़ें प्रोग्रेसिव होती हैं। अगर आज इन्हें डील नहीं किया जाता तो ये गायब नहीं हो जाती, बल्कि गुजरते वक्त के साथ अपनी शिद्दत और अपनी फ्रीक्वेंसी दोनों को बढ़ाती रहती हैं। इसमें भी हमें कुछ बताइए। जी बिल्कुल, एक बड़ी मशहूर अंग्रेजी की कहावत है कि स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, कि अगर आप आज बर वक्त जो है वो अगर किसी चीज़ का हल निकाल लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है बजाय कि हम वेट करें। एक बड़ा कॉमन मसला है इन नफसियाती बीमारियों में भी होता है कि वो इंतज़ार ही करते रहते हैं कि कोई रॉक बॉटम हिट करेगा, कोई यानी कि बिल्कुल जिसे कहते हैं ना आखिर होगी तो फिर ही कोई मसले का जो है वो हल हम निकालेंगे, अदरवाइज तो गुजारा हो ही रहा है। लेकिन ये हमारे शोज़ में हम अक्सर बात भी करते रहते हैं कि मूड प्रॉब्लम्स हो गए, ये प्रोग्रेसिव होते हैं और उम्र के साथ ये मसले बढ़ते हैं। वैसे ही उम्र के साथ साथ जो है वो मेंटल रिजिडिटी भी बहुत ज़्यादा आ जाती है, हम नए रवैये उस तरह से सीख नहीं पाते आगे जाके और मज़ीद चिड़चिड़ापन और वो सब डेवलप होते हैं। तो इमोशनल प्रॉब्लम्स तो उम्र के साथ साथ और ज़्यादा जो है वो बढ़ती जाती हैं। बाकायदा मूड डिसऑर्डर्स तो ख़ास तौर पर आफ्टर 40 और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं पेशेंट्स के लिए। तो बहुत ज़रूरी है कि बर वक्त जो है वो सॉल्यूशन की तरफ जाना चाहिए या एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए बजाय के वेट करना। और ये फैमिलीज़ में भी देखा गया है कि वो वेट करते हैं कि कहीं कोई स्टिग्मा ना लग जाए, कोई ऐसी कोई क्योंकि टैबू बहुत ज़्यादा अटैच्ड है इस तरह के मसलों के साथ, तो वो इतनी मदद भी नहीं करने के लिए आगे बढ़ते शुरू में कि डॉक्टर के पास जाएंगे या साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे या हेल्प अगर इसको मिलेगी तो पता नहीं कोई डायग्नोसिस टाइप कोई मिल जाएगा तो कोई स्टिग्मा अटैच हो जाएगा और जिस वजह से फिर डिले होता है। तो ये अप्रोच तो ओवरऑल भी हमें ज़िंदगी में अपनानी चाहिए कि बर वक्त जो है वो मसलों को हल किया जाए बजाय के वेट करने का। वो अगेन वही रिएक्टिव अप्रोच होती है और ये रिएक्टिव अप्रोच भी हमारे इमोशनल और एनिमल ब्रेन से ही आती है कि जैसे कि हमें जब अगर हमें महसूस होता है कि हमें प्यास लगी है तो वो भी हमारा एनिमल ब्रेन हमें बता रहा होता है। अगर हमें लगता है कि भूख लगी है या हमें नींद आई है तो ये हमारा एनिमल ब्रेन बता रहा होता है। और जो लोग ये रिएक्टिव होते हैं ना तो वो तभी पानी पिएंगे जब उनको प्यास लगेगी, सोएंगे भी वो तब जब बिल्कुल थक चुके होंगे, जाग नहीं पाएंगे। तो फिर ब्रेन ये एनिमल ब्रेन पर ज़्यादा रिलाई कर होते हैं और जब हम इसको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं इस तरह से कर करके कि जब भी ये कहेगा तो फिर ही हम बात करेंगे, तो वहीं से फिर मूड प्रॉब्लम्स ही जन्म लेते हैं, वहीं से इम्पल्सिविटी भी आती है। तो इंसान के पास अगर ह्यूमन ब्रेन है तो उससे हमें फ़ायदा इस तरह से उठा लेना चाहिए कि हमें प्रोएक्टिव होना चाहिए, कुछ खुद से डिज़ाइन करना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स है 4-5 घंटे बाद कुछ ना कुछ खा लेता है तो उसका एनिमल ब्रेन उसको बार बार ये मैसेजेस नहीं देगा कि अब तुम्हें भूख लगी है, तो वो एक्टिव नहीं रहेगा, वो इनएक्टिव रहेगा और ह्यूमन ब्रेन एक्टिव रहेगा। या थोड़ी थोड़ी देर बाद अगर कोई पानी का घूंट पी लेता है, खुद से पानी पी लेता है या नींद आने से पहले अपने रात के आराम का टाइम, सोने का टाइम के इंतज़ाम कर लेते हैं तो एनिमल ब्रेन इतना बीच में नहीं आएगा हमारे कामों में, यानी वो फिर उसकी जो बाकी फंक्शनिंग है वो तो चलेगी पर वो इतना इन्फ्लुएंस नहीं करेगा हम लोगों को। और अगेन वो रिएक्टिव अप्रोच इसी तरह से हम उसके साथ डील कर सकते हैं जब हम खुद से डिज़ाइन करना शुरू कर दें अपने रवैयों को। हम यहीं से प्रोग्राम को कुछ देर बाद रिज्यूम भी करेंगे। हमारे प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, तो
See you after a short break. Lahore, Karachi, Islamabad, Murree. Across the nation, this is Willing Ways Pakistan. जिंदगी है सुपर और सुपर है तो मजा है। मजे में खुशी है और खुशी तो बांटनी है। बांटे तो दोस्ती है, दोस्ती है तो जिंदगी है, और जिंदगी तो है ही सुपर। सुपर है तो शरारते हैं, शरारते हैं तो मुस्कुराहटे हैं, मुस्कुराहटों में मजा है, मजा तो सुपर है, और सुपर है जिंदगी। जिंदगी है तो रिश्ते हैं, रिश्ते हैं तो महफिलें हैं, महफिलों में मिठास है, मिठास में घुल मिल जाना है, और घुल मिल जाना ही सुपर है। बिग फ्रेंड्स सुपर, सुपर है जिंदगी। असद प्रेजेंट। मिसबा, अली। जी मैम। मिसबा कहाँ है? कल क्रिकेट तो खेल रहा था, कहीं मसल पुल ना हो गया हो। हाँ, रनिंग तो बहुत ज्यादा की थी। वैसे क्रिकेट तो बहुत अच्छी खेलता है, पता नहीं लोग टुक टुक क्यों कहते हैं। मैम मैं कम इन? जी मिसबा। क्रिकेट के दीवानों को सिर्फ एक जुबान आती है क्रिकेट की। cricket.jazz.com.pk पर आओ या जैज क्रिकेट ऐप डाउनलोड करो। PSL और दुनिया भर की क्रिकेट न्यूज से अपडेट हो जाओ और दुनिया को बता दो तुम कितने बड़े क्रिकेट के दीवाने हो। जैज दुनिया को बता दो। Best speed and big downloads only on PTCL charging. अब 3G Evo और 4G LTE और भी बेहतर स्पीड के साथ। यही नहीं बल्कि मार्च के महीने में करें रिचार्ज और जून तक हर रिचार्ज पे हासिल करें डबल वॉल्यूम। तो देर किस बात की, आज ही 3G Evo और 4G LTE रिचार्ज करें और उठाएं PTCL डबल वॉल्यूम के मजे। टू ऑर्डर कॉल 0800 80800। PTCL। अब तो चाय पिला दो बस। वैसे अरेंजमेंट अच्छा था ना? ब्यूटीफुल सेरेमनी। हाँ। तू भी देखे अगर। नाइस कपल। हाँ। अंबर और शहजाद भी अच्छे लग रहे थे, नहीं? रेड साड़ी और ब्लैक ब्लाउज कॉम्बिनेशन आला लगता है। शहजाद भी अच्छा लग रहा था। शर्ट का कलर क्या था? ब्लू। टाई। चाय में चीनी थोड़ी टाई। सर्दी में पसीना तो ऐसे भी आ सकता है, वरना आसान तरीका तो ये है कि कैनवुड का नया डीसी इन्वर्टर एसी लगाएं जो अपने हीट एंड कूल फंक्शन और 4D एयर फ्लो के साथ ठंड में भी रखे कमरे के कोने कोने को गर्मा गर्म और साथ ही दे बिजली की बचत भी। कैनवुड, खुश रहो। मैंने आज हील्स किस कलर की पहनी थी? Lahore, Karachi, Islamabad, Murree.
across the nation. This is Willing Ways Pakistan. वेलकम बैक नाजरीन। हम मूड की ख़राबियों के हवाले से आज इम्पल्सिविटी पर बात कर रहे थे और मिसामना ने हमारे साथ बड़ी तफसील से इस मौजू पर रोशनी डाली कि मूड की ख़राबियों में, मूड डिसऑर्डर में सिर्फ मूड ही ख़राब नहीं होता, सिर्फ मूड ही स्विंग नहीं होता, और बहुत से मसाइल भी साथ आते हैं, जिसमें आज हमने इम्पल्सिविटी पर बात की। तो अब हम चाहेंगे मिसामना कि आप इस मौजू पर भी हमें अपनी राय दीजिए कि इनकी मैनेजमेंट के हवाले से क्या किया जाए, क्योंकि ये तो काफ़ी बड़ा इशू है इम्पल्सिविटी। इसी से इम्पल्सिव शॉपिंग पैदा हो रही है, गैमलिंग पैदा हो रही है, इनफिडिलिटी पैदा हो रही है, बहुत सी ज़िंदगी को अमली तौर पे बर्बाद करने वाले रवैये किसी के अंदर इस हवाले से देखे जा सकते हैं अगर उसे मूड डिसऑर्डर की वजह से इम्पल्सिविटी का सामना है। तो इसकी मैनेजमेंट और इसकी रोकथाम और इसकी कंट्रोल के लिए क्या किया जाए, प्लीज़ इसमें बताइए। देखिए, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि ये जो हमारी इम्पल्सिव थॉट्स आती हैं, बहुत से लोगों के लिए ये मुश्किल होता है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये थॉट हमारी इम्पल्सिव थॉट है या ये एक छोटी सी बात है जो हमारे दिमाग में आई और हम प्लान आउट करें। तो बड़े इम्पॉर्टेंट है कि हम वो आवाज़ पहचानें कि ये आवाज़ एनिमल ब्रेन से आ रही है या ह्यूमन ब्रेन से आ रही है। दूसरी चीज़ ये अंडरस्टैंड करना, अपने पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करना, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें थोड़ा माइंडफुल होना पड़ेगा कि जितनी भी काम हमने डिस्कस किए, जितनी भी एग्जांपल्स किए इम्पल्सिव बिहेवियर्स की, ये सारी होती माइंडलेसनेस की वजह से कि जब हम इतने अलर्ट नहीं होते अपने एक्शंस के बारे में और इतना फोकस नहीं कर रहे होते हैं कि इस वक्त ये जो मैं करने जा रहा हूँ उसका नतीजा क्या है। तो बहुत ज़रूरी है पहले तो माइंडफुल होना। फिर हमारी कुछ वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से, यानी कुछ ऐसे ख़ास सिचुएशंस होती हैं जिसमें हमारी इम्पल्सिविटी बढ़ जाती है। इम्पल्सिव बिहेवियर्स ऐसे नहीं है कि सुबह से लेकर शाम तक कोई शख्स इम्पल्सिव ही रह रहा। इम्पल्सिव बिहेवियर्स को नशोनुमा जो चीज़ देती है ना, वो होता है इन्वायरमेंट या कोई ख़ास सिचुएशंस, तो या कुछ ट्रिगर्स होते हैं, कुछ ऐसे ट्रिगर्स होते हैं जिनकी वजह से इम्पल्सिव बिहेवियर्स में या इम्पल्सिविटी में इजाफा हो जाता है। तो उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। मसलन कुछ ऐसे ख़ास जगह होती हैं या कुछ ऐसे, जैसे कि अगर शॉपिंग में किसी की इम्पल्सिविटी बढ़ जाती है तो ज़्यादातर इम्पल्सिविटी इनकी बढ़ती होगी शॉपिंग सेंटर्स में या ऐसी जगहों पे जहाँ पे शॉपिंग अवेलेबल है। बिंज ईटिंग जो है वो ज़्यादा होती है ऐसे मॉल में जहाँ पर खाना और ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो ट्रिगर्स जो होते हैं, पहले तो उसको अंडरस्टैंड करना और फिर उसको कम करने की ज़रूरत होती है अपने माहौल में, क्योंकि सारा दिन कोई शख्स इम्पल्सिव नहीं रहता है। कुछ खास टाइम होता है जिसमें हमारी इम्पल्सिविटी बढ़ जाती है, जैसे कि 12 बजे के बाद लोगों के खाने पीने की इम्पल्सिविटी बढ़ जाती है रात के 12 बजे के बाद, क्योंकि एक तो काफ़ी हाफ डील्स भी काफ़ी जगहों पे आ रही होती हैं, फिर इंसान ज़रा बोर भी हो रहा होता है, फ़ोन भी पास होता है तो बोर भी हो रहे होते हैं, तो अकेले अगर हैं तो नींद भी नहीं आ रही है तो इम्पल्सिविटी बढ़ जाती है कि चलो कुछ मंगवाते हैं। तो कुछ ख़ास मौक़ों पर, कुछ ख़ास टाइम पर लोगों की इम्पल्सिविटी बढ़ जाती है, तो उसको भी अंडरस्टैंड करना। तो पहली चीज़ है कि आप अपनी इस बिहेवियर को, पैटर्न को अंडरस्टैंड करें, फिर अपने ट्रिगर्स को देखें। फिर कुछ ख़ास ऐसी स्टेट्स होती हैं जिसमें हमारी इम्पल्सिविटी बढ़ जाती है, जो मैं बड़े कॉमन कुछ 4 ऐसे पैटर्न्स बताऊँ तो वो होंगे। सबसे पहले चीज़ है कि जब हमें भूख लगी होती है, व्हेन वी आर हंग्री, तो हमारी इम्पल्सिविटी बढ़ जाती है। उस वक्त हम जो है वो उस तरह से हमारा, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन काम नहीं कर रहा होता है जब हमें भूख, तो उस वक्त एनिमल ब्रेन बार बार आपको मैसेज दे रहा होता है, वो एक्टिव हो रहा होता है कि यू आर हंग्री। तो जो भी गुस्से की वजह से भी दूसरे एक चीज़ है कि गुस्से में भी हमारा ह्यूमन ब्रेन स्विच ऑफ हो चुका होता है, एनिमल ब्रेन एक्टिव होता है, क्योंकि जज्बात जितने भी हैं ये यहीं से ही पैदा होते हैं। और जब एनिमल ब्रेन एक्टिव होता है तो फिर ह्यूमन ब्रेन उस वक्त उतना ज़्यादा, क्योंकि ये कंपैरेटिवली थोड़ा वीक है, एनिमल ब्रेन के सामने ह्यूमन ब्रेन थोड़ा वीक होता है। तो एक तो ये हमारी एक वल्नरेबिलिटी को हमें कम करना होगा कि ऐसी सिचुएशंस में हमें इम्पल्सिविटी हमारी बढ़ जाती है। दूसरा, अकेलेपन में भी हमारी इम्पल्सिविटी बढ़ जाती है। जितनी भी सुसाइड अटेम्प्ट्स होती हैं, सेल्फ हार्मिंग होती है, ये अकेलेपन में होती है। अक्सर खाना पीना या इस तरह की चीज़ें जो रात के टाइम पर होती हैं वो भी अकेलेपन में होती हैं। तो मुख्तलिफ तरह के
सिचुएशन इम्पल्सिव बिहेवियर अक्सर अकेले में होते हैं। लोनलीनेस भी एक बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी हो सकती है। फिर जब हम थके हुए होते हैं तो उस वक्त भी हमारा ह्यूमन ब्रेन जो है वो इतना एक्टिव नहीं होता, क्योंकि एनिमल ब्रेन बार बार हमें मैसेजेस दे रहा होता है कि आप इस वक्त जो टायर्ड और आपको रेस्ट की ज़रूरत है। तो उस वक्त भी हम इतने ज़्यादा माइंडफुल नहीं हो सकते। उस वक्त हम जिस बात पर चलेंगे, मूड पे चलेंगे कि अभी मैं थका हुआ हूँ, तो उस वक्त फिर हमारी इम्पल्सिविटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर हम थके हुए हैं तो उस वक्त फिर जो भी हमें बस सोना होगा, फिर हमें नहीं ख्याल आएगा कि सुबह जो है वो हमें कोई इंपॉर्टेंट असाइनमेंट सबमिट करानी है, तो वो इम्पल्सिविटी हमारी उस वक्त बढ़ जाएगी। या अगर हमें भूख लगी होती है तो उस वक्त बिंज ईटिंग पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो बहुत ज़रूरी है कि अपनी इन वल्नरेबिलिटीज़ पर काम करना, के वक्त से पहले अपनी भूख का जो है उसके लिए इंतज़ाम करना कि हम खाना पीना अपना जो प्रॉपर रखें। लोनलीनेस के हवाले से ये सोशल सपोर्ट को कैसे हम अपने इसमें शामिल कर सकते हैं। फिर वक्त से पहले आराम करना, ताकि हमारा एनिमल ब्रेन जो है वो उतना एक्टिव ना रहे और ह्यूमन ब्रेन को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फिर गुस्से की वजह से उसके एंगर मैनेजमेंट पर भी काम करने की ज़रूरत है। तो ये तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि जो इम्पल्सिविटी को जब हम बेहतर करते हैं तो ये कुछ बेसिक बुनियादी बातें हैं जो हमें सीखने की ज़रूरत है। फिर कुछ ऐसी आदतें अपनाने की ज़रूरत होती है जिससे हमें इम्पल्सिविटी को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। जैसे कि एक बड़ी अहम आदत है कि जब हम आगे का पहले सोचते हैं, यानी अपने नतीजे का पहले सोचते हैं, कोई भी काम करने से पहले उसके एंड को पहले सोचते हैं। और ये आदत इतनी इम्पॉर्टेंट है और इसको हम इतनी इम्पॉर्टेंस आमतौर पर लोग देते नहीं है कि एंड का सोचना, आखिर का सोचना। लेकिन अगर हम देखें कि दुनिया में जितने भी जो भी डिस्ट्रक्शंस होती हैं या जो भी हालात ख़राब होते हैं, अगर कोई पहले से सोच ले कि इसका नतीजा क्या होगा, यानी शॉपिंग करने से पहले कोई ये सोच ले कि इससे मेरी सेविंग चली जाएगी या ये सारा, तो बहुत से लोग जो है वो बच सकते हैं अपने पैसे के लिहाज से। या बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि रिश्ता ख़त्म करने के बाद उनको अफसोस हो रहा होता है कि ये मैंने रिश्ता नहीं। लेकिन अगर रिश्ता ख़त्म करने से पहले कोई ये इस चीज़ का तयन कर ले कि मुस्तकबिल कैसा हो सकता है, इसका असर मेरे पे कितना होगा, आसपास के कितना होगा, या अगर मैरिड लोग हैं तो बच्चों पर क्या होगा, या ओवरऑल लाइफ में क्या इफेक्ट होगा, तो इससे बच सकते हैं। बहुत से लोग जो ओवर ईटिंग करते हैं, अगर वो ये आदत अपना लें कि बिगिन विद एंड इन माइंड, तो इस आदत अपनाने की वजह से वो ये सोच सकते हैं कि अगर मैं आज ओवर ईटिंग कर रहा हूँ और मेरी एक आदत बनी हुई है तो इसका नुकसान आगे मुझे क्या हो सकता है, या इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। मोटापा तो एक कॉन्सिक्वेंसेस में शामिल है ही, लेकिन उसके बाद भी कौन सी फर्दर बीमारियाँ जो है वो लाहक हो सकती हैं। तो फिर अगेन अगर हम ड्रग एडिक्शन की बात करें, ड्रग अब्यूज़ की बात करें, तो उस वक्त भी अगर कोई शख्स ये सोच ले कि इसका नतीजा क्या होगा तो वो उससे बच सकता है। तो ये आदत अपनाना बहुत ज़रूरी होता है कि नतीजे का पहले सोचना कोई भी काम करने से पहले। फिर ब्रेक से पहले मैंने बात की थी रिएक्टिविटी की, तो रिएक्टिविटी पर काम करना ज़रूरी होता है। खुद से डिज़ाइन करना होता है, अपने एक्शंस को खुद डिज़ाइन करना होता है, अपने रिस्पॉन्सेस को खुद डिज़ाइन करना होता है, बजाय कि हम हालात के हाथों खेलते रहें कि अभी ये हालात थे तो मुझे, आज मेरे दोस्त आए हुए थे तो मुझे ये करना पड़ा, आज मेरा बर्थडे था तो इसलिए मैंने ड्रग कर ली, या मैंने ओवर ईटिंग कर ली, या आज न्यू ईयर था तो मैंने ये कर लिया। बहुत ज़रूरी है कि खुद जो है वो हम ये अपने रिस्पॉन्सेस को डिज़ाइन करें। फिर एक चीज़ और बड़ी इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि हमें पहले से कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा, अपने आप के साथ कुछ कमिटमेंट्स करनी पड़ेंगी कोई भी काम करने से पहले। अब फ़ौरन शुरू नहीं हो जाना कि बस एक फ्लो में बह रहे हैं तो बस ये काम, एटलीस्ट जो भी करें वो बाय डिज़ाइन होना चाहिए, खुद से कुछ डिसाइड करके करना चाहिए, बजाय कि हम बाय डिफ़ॉल्ट चलते रहें। तो इम्पल्सिविटी को मैनेज जब हम करते हैं तो कोई एक चीज़ पे हम अमल नहीं कर सकते कि ये एक चीज़ कर लें तो उसके बाद ये ठीक है। यानी मिसाल के तौर पर अगर कोई किसी शख्स को हम कह रहे हैं, या अगर वो ये सीख रहा है कि मैं नशे से कैसे दूर रहूँ या मैं ओवर ईटिंग से कैसे दूर रहूँ, मिसाल के तौर पर छोटी सी बात ही करें ओवर ईटिंग की, तो हम उस शख्स से ये उम्मीद नहीं करेंगे कि बस आपने सारी जंग जो है वो इस बात के खिलाफ लगानी है कि आपने ज़्यादा नहीं खाना। देखना पड़ेगा कि उनको ओवरऑल बाकी चीज़ों में भी, बहुत सी चीज़ों में अपने आप को नो कहना हो। या एक शख्स अगर ये सीख रहा है कि मैंने ड्रग को नो नहीं कहना, लेकिन वो रात की 2 बजे की
पिज़्ज़ा की क्रेविंग को नो नहीं कह पाता, वो ओवरऑल अपनी ज़िंदगी को इमोशनल ब्रेन के मुताबिक चला रहा है, तो चांसेस कम हैं कि वो शायद ड्रग को भी ज़्यादा तक नो कह सके। तो लाइफ में जब हमें एडिक्टिव बिहेवियर्स पर काम करना पड़ता है या इम्पल्सिविटी पर काम करना पड़ता है, तो ओवरऑल अपने ब्रेन को ऐसा डिज़ाइन करना पड़ेगा कि जिसमें ज़्यादातर फैसले हमारे अपने हों, ना कि यानी हमारे ह्यूमन ब्रेन के हों, ना कि एनिमल ब्रेन के हों या हमारे जज्बाती फैसले। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी होता है कि जिसमें हम एक चीज़ को बस एक ही नज़र से देख रहे होते हैं, जबकि पूरी एक होलिस्टिक अप्रोच उसमें इस्तेमाल करनी पड़ती है। ये रवैये जब बदलने होते हैं तो मुख्तलिफ ज़ावियों से उसको बदलने की ज़रूरत होती है। अभी आपने एग्जाम्पल्स में खाने पीने के हवाले से बात की, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या इसमें कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स भी होते हैं? कोई ऐसा माहौल भी होता है, कोई ऐसी इन्वायरमेंट भी होती है जहाँ पर जाके ऐसे मसाइल को हवा मिलती है, प्रमोट होते हैं ऐसे मसाइल? क्योंकि हम बारहा ये सुनते हैं अपनी प्रैक्टिस में कि बहुत से लोग एक बेजा बहादुरी या रेकलेसनेस की वजह से ऐसी बातें करते हुए भी दिखाई देते हैं कि बात तो तब है ना जब इंसान खाने के सामने खड़ा हो और खाना ना खाए, या नशे के सामने खड़ा हो और नशा ना करे। तो कुछ इस तरह की एक नासमझी और नादानी की बातें भी सुनने को मिलती हैं। तो क्या ट्रिगर और माहौल का भी इन चीज़ों पर असर होता है, या हम सारी जिम्मेदारी बीमार रवैयों पर डालकर बरी ज़िम्मा हो सकते हैं? जी, ये जैसे मुख्तलिफ मिथ्स होती हैं किसी भी चीज़ के बारे में, तो ये भी उन्हीं मिथ्स में ही शामिल है कि असल चीज़ सारी विल पावर है, और वो लोग वेट ही करते रह जाते हैं उस चीज़ का कि विल पावर जब आएगी तो फिर ही हम कोई सिलसिला शुरू करेंगे। एक उसूल बना लेना चाहिए कि खुद को टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हम टेस्टर्स कहते हैं जब हम अपनी आदतें बदल रहे होते हैं कि ज़रा जाके देखूँ मैं कितना स्ट्रॉन्ग हुआ हूँ, मैं कितना ज़्यादा नो कह सकता हूँ ड्रग्स को या खाने पीने की चीज़ों को या शॉपिंग को। तो ख़ास तौर पर उस टाइम पर तो ज़्यादा ज़रूरत होती है कि अपने आप को टेस्टर से बचाना, जब आप नए कोई आदत अपना रहे हो। वो वक्त भी आता है आगे चलकर कि जब वाकई को इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि नहीं उस चीज़ को उतना ज़्यादा जो उस पर गिव अप करता। लेकिन बहरहाल अपने आप को टेस्ट करना जो है कोई मुनासिब जो है रवैया नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है इस तरह के मिथ्स को भी एड्रेस करना कि मैं जो हूँ वो कितना सेल्फ कंट्रोल मेरे ऊपर है। आपने ट्रिगर्स की बात की, तो ट्रिगर्स इसीलिए डिस्कस हम पहले भी मैंने किया कि इसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, क्योंकि एक स्ट्रक्चर अगर मौजूद हो ना, तो विल पावर अगर हो या ना हो, अगर ऑलरेडी हमने अपने आसपास स्ट्रक्चर ऐसा बना दी है कि जिसमें हम अपने एडिक्टिव बिहेवियर्स की तरफ या इम्पल्सिव बिहेवियर्स की तरफ नहीं जा सकते, तो फिर विल पावर कभी होगी कभी नहीं होगी, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो लोग विल पावर पे रिलाई करते हैं, तो वो विल पावर जब दिन दिन अच्छी होती है तो फिर वो संभाल लेते हैं सब चीज़ों को, कि अच्छा कंट्रोल कर लेते हैं। जब विल पावर वीक हो जाती है, क्योंकि विल पावर जितनी होती है, ये आप समझें कि ये एक बैंक अकाउंट की तरह है कि अगर आप उसमें आपको कुछ ना कुछ डालना पड़ता है, अदरवाइज यानी कि उसमें इजाफा और कमी होती रहती है, ये स्टैटिक या हमेशा मौजूद रहने वाली बात नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब जब जिस टाइम पर अगर कोई शख्स सिर्फ विल पावर पे रिलाई कर रहा है और जब विल पावर वीक हो जाती है, उसमें कमी आ जाती है और स्ट्रक्चर भी ऐसा मौजूद नहीं है, आसपास आपने ट्रिगर्स भी इतने रखे हुए हैं, माहौल ऐसा है, लोग भी ऐसे रखे हुए हैं, तो फिर इंसान जैसे कहते हैं खाली हाथ रह जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग हो और स्किल्स भी उसमें जो है वो एडिशनल हम चीज़ जो है वो ऐड करना ज़रूरी होती है। और ट्रिगर्स में क्या चीज़ शामिल होती है? माहौल, वो लोग जो हमारे आसपास होते हैं, इवन हमारा मूड भी एक बहुत बड़ा ट्रिगर हो सकता है। तो इंटरनल एक्सटर्नल ट्रिगर्स दोनों को देखने की ज़रूरत होती है और उन पर काम करने की ज़रूरत होती है। जब हम एक्सटर्नल ट्रिगर्स की बात करते हैं तो फैमिली भी ये एक्सपेक्ट करती है कि ये इतना स्ट्रॉन्ग बन जाए पेशेंट कि आसपास जो मर्जी लोग कर रहे हों इसको इससे कोई मसला ना हो। अब ये एक ऐसी एक्सपेक्टेशन है जो हम किसी गलत शख्स के साथ लगा रहे हैं, क्योंकि अगर उसको इसके साथ कोई मसला ना होना था तो वो शायद उस तरफ कभी जाता ही नहीं। अगर वो इतना उसकी विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग थी तो वो उस माहौल में पहले भी रह रहा था, तो तभी उसको नो कह पाता। तो ये एक्सपोजर देना, जान के अपने आप को कई दफ़ा लोग जान के एक्सपोजर देते हैं कि मैं ज़रा चेक तो करूँ, और इसी वजह से कई दफ़ा वो उस आप समझे कि ट्रैप में फंस जाते हैं कि मैं सिर्फ ट्राई कर रहा था, मैं सिर्फ देख रहा था कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ, इस वजह से वो दोबारा उसी प्रॉब्लम में वापस चले जाते हैं। रिलैप्स
जो हैबिट्स में हम दोबारा जो रिलैप्स करते हैं या एडिक्शन में जो रिलैप्स हो जाता है, वो इसी वजह से होता है अक्सर कि हम कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाते अपना, और हमें लगता है कि शायद हम इतने स्ट्रांग हो गए होंगे, इतने स्ट्रांग हो गए होंगे, टेक्सचर नहीं फेंकते होते अपना। इसका मतलब है कि कॉमन सेंस की बजाय किसी ट्राइड एंड टेस्टेड या किसी प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर, साइकियाट्रिस्ट, इनसे मशवरा करने के बाद रवैयों की तब्दीली की जो जर्नी है ये आसान और रिज़ल्ट ओरिएंटेड हो सकती है। लेकिन अगर हम इसको अपनी कॉमन सेंस से या अपनी दानिश से ठीक करने की कोशिश करें तो वी कैन एंड अप विद मोर फेलियर्स, और फेलियर्स के साथ एक इशू ये है कि ये मज़ीद फेलियर्स का रास्ता हमवार करते हैं, और सक्सेस के साथ फ़ायदा ये है कि इसके नतीजे में मज़ीद सक्सेस आने में आसानी होती है। हम इस मौजू पर आपकी मज़ीद सलाह और गाइडेंस नेक्स्ट प्रोग्राम में चाहेंगे कि कैसे इन गलतफहमियों की बुनियाद पर जिस मसले को हल भी किया जा सकता था उसको हल करने की बजाय कीमती वक्त इन्हीं गलतफहमियों की नज़र हो जाता है। इस वक्त हमारे प्रोग्राम का वक्त रैप अप हुआ चाहता है, ख़त्म हुआ चाहता है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वेडनेसडे दोबारा 5 से 6 बजे के दरमियान ऑनलाइन हो जाएंगे। इस वक्त हमें इजाज़त दीजिए, कुछ ही देर में विलिंग वेज कराची से इंटरवेंशन पर हमारे कोलीग्स ऑनलाइन हो जाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया।